अस्सलाम वालेकुम। अरूब कंसल्टिंग में अनवार मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये वीडियो पिछले कुछ हफ्तों से मिलने वाले जो सवालात हैं लोगों के और जो लोग अपना तारुफ करवाते हैं, उसको सामने रखते हुए आज की ये वीडियो बना रहे हैं। ऐसे लोग जो छोटा सा कारोबार करते हैं, म, दिहाड़ी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनमें से दूध दही की दुकान चलाने वाला इंसान है, एक प्लम्बर है, जो किसी कंपनी के साथ अटैच नहीं है, वो प्राइवेट काम करता है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। इलेक्ट्रीशियन है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। लकड़ी का काम करने वाला जिसने अपनी दुकान बनाई है लकड़ी का काम करने वाली और उस पे उसने 2 से 3 लोग अपने मुलाज़िम रखे हुए हैं। उसके कारीगर हैं, उसके एम्प्लॉइज़ हैं। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, इनका सवाल ये है कि हम किस तरह से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? हमारे पास तो कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। तो इसी चीज़ को हम आज सामने रखते हैं और एक्सप्लेनेशन के तौर पर मैं 2 मिसालों को सामने रखूँगा कि किस तरह से इस कैटेगरी के 2 लोग किस तरह से वीज़ा लगवा सकते हैं और किस तरह से उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे। रूप कंसल्टिंग में आपको आज की इस वीडियो में बिज़नेस और वीज़ा के बारे में मालूमात मिलेगी कि हम बिज़नेस को भी सामने रखेंगे कि किस तरह से बिज़नेस को प्रिपेयर किया जा सकता है या तैयार किया जा सकता है कि जो वीज़ा के लिए बेटर हो। अगेन आज की वीडियो में हम प्लम्बर्स को, इलेक्ट्रिशियंस को, लकड़ी के काम करने वाले को या इस तरह से छोटे-मोटे काम करने वाले जो लोग हैं, उनको सामने रखेंगे। सब्ज़ी बेचने वाले, कुर्बानी के जानवर बेचने वाले या इस तरह से ज़िम्मेदारी करने वाले लोगों को सामने रखेंगे। आज की ये वीडियो में आपको वीज़ा और वर्क परमिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आप मज़दूरी करते हैं, अगर आप अपना छोटा-सा कारोबार कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो किस तरह से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या किस तरह से किसी दूसरी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में किस तरह से जॉब ढूँढ सकते हैं और वो जॉब ढूँढ के आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को आज सामने रखा गया है। हमारे पास जो मसाइल बताए गए हैं ना, वो ये है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, जैसा कि प्लम्बर हूँ या मैं बार्बर हूँ, अ, बाल काटने के या हेयर ड्रेसर की शॉप है। पाकिस्तान में वर्ड शायद नाई का इस्तेमाल होता है और मैं अब नाई का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ये हेयर ड्रेसर है, मैं कहता हूँ कि ये बार्बर है। यूरोप में बार्बर का वर्ड यूज़ होता है और हम कैश पे काम करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है कि कार्ड पे पेमेंट दी जाती है, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। और मैंने इसको सोच समझ के चूज़ किया है कि कैश के कारोबार पे एक बंदे का वीज़ा लगा था, उसको मैं आगे बयान करूँगा। हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है और ना ही हमारे पास कोई टैक्स पेपर है। तो हम वीज़ा कैसे लगवा सकते हैं? तो ये सबसे बड़ा इश्यू है और इस इश्यू को अगर सामने रखा जाए तो हमारा ये टारगेट होता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सके। अगर कैश पे काम करते हैं तो उसको बैंक में लेकर जाएँ। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो जो कैश का जो आप काम कर रहे हैं उसको बैंक में लेके आ रहे हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बनना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो उसको आज शुरू करें। चंद माह के बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। बैंक स्टेटमेंट में वीज़ा ऑफिसर क्या देखता है कि आपके महीने में, पूरे महीने में कितने पैसे बैंक के अंदर आए, कितने बैंक से बाहर गए और महीने के एंड पे आपके पास बैलेंस कितना बच गया। और उसके बाद आप टैक्स पेपर, जो कि एनटीएन नंबर है आपका, आप अपने रेवेन्यू के साथ रजिस्टर्ड होते हैं और वो टैक्स पेपर आप साथ लगाते हैं। तो ये बनाना शुरू करें। ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो वीज़े में मुश्किल आती है। मैं आज की इस वीडियो में 2 लोगों की मिसाल दूँगा, जिसमें एक कुर्बानी के जानवर बेचने वाला इंसान है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो ये बैल और बकरे वगैरह बेचता है और उसका कारोबार सीज़नल है, यानी ईद के करीब या कभी-कभार किसी ने अपने बच्चे का हकीका करना है या सदका देना है, तो उससे वो बकरे खरीदे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो उसका मेन जो कारोबार है, वो ईद के करीब होता है। और दूसरी मिसाल एक सब्ज़ी बेचने वाले की है
कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर सब्ज़ी और फ्रूट बेचता है, उसकी अपनी एक दुकान है, किराए पे उसने दुकान ली हुई है। दुकान का वो किराया देता है, सुबह मंडी जाता है और वहाँ से फ्रूट खरीदता है, सब्ज़ी खरीद के वो अपनी दुकान पे बेचता है। रोज़ाना की बुनियाद पे उसके बिज़नेस चलता है, उसकी सेल्स होती है और रोज़ाना की बुनियाद पर वो पैसे कमाता है। लेकिन मसला ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है और ये दोनों लोगों की जो वजह है वो सेम है कि हमारे पास कैश होनी चाहिए कि जब हम मंडी जाएंगे जानवर खरीदने या सब्जी खरीदने तो वहां पर हम कैश देते हैं। और यही एग्जांपल एक वीजा रिफ्यूजल में लगाई गई थी, उसकी अपील में लगाई गई थी और वो एक्सेप्ट हुई थी। तो चलते हैं पहले जी, जो कुर्बानी का जानवर बेचने वाला है उसकी एग्जांपल सामने लेते हैं। वो शख्स एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके बच्चे हैं और उसका अपना घर है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी मौजूद है और वो कुर्बानी के जानवर बेचता है। ये सीज़नल कारोबार है। आपको ईद से महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने पहले वो शख्स अपने बैंक से पैसे निकालता है, 15-20 लाख रुपए कैश अपने पास रख लेता है क्योंकि उसने जानवर खरीदने हैं। और ईद के फ़ौरन बाद, कुछ दिनों के बाद, वो अगर उसने पहले 15 या 20 लाख रुपया निकाला निकाला था अपने बैंक से, तो शायद अभी मुनाफ़े के साथ उसको इतने आ गए थे कि वो 20 से ऊपर, लेट्स से कि 25 लाख रुपया उसने बैंक में जमा करवा दिया। वीज़ा ऑफ़िसर ने ये एतराज़ लगाया कि तुम्हारे अकाउंट में 25 लाख की ट्रांज़ैक्शन आई, जो जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन तुमने नहीं दी। कोई सीक्वेंस नहीं है, मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ कि तुम्हारा कोई एक्चुअल कारोबार है जिसमें रेगुलर इनकम आती है। उसकी एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ बयान की गई कि पाकिस्तान में कोई इतना तरक्की याफ्ता मंडियाँ वगैरह नहीं है, जहाँ पर हम कार्ड से पेमेंट दे सकें। जो जानवरों की खरीदो-फरोख्त है, वो कैश पे होती है और ये पाकिस्तान में सारा सिस्टम ही ऐसा है। और इतने एजुकेटेड फार्मर नहीं हैं कि जिनके पास मोबाइल पे पेमेंट लेने का सिस्टम हो या कार्ड पेमेंट या ऑनलाइन ट्रांसफ़र की कोई फैसिलिटी हो। तो ये कैश पे कारोबार किया जाता है, कैश पे जानवर खरीदते हैं और कैश पे ही कारोबार जानवर बेचते हैं। मैंने ईद से पहले जो पैसे निकाले थे उससे मैंने ये जानवर खरीदे, ये मेरे पास कुछ रसीदें थी और ईद के फौरन बाद जो मैंने 25 लाख बैंक में जमा करवाया है, मैंने अपने जानवर बेचे हैं और ये उनकी रसीदें हैं। जो भी उसने आप मंडी में या जो भी रसीदें होती हैं वो बनाई हुई थी। और उसके मुकाबले में जो टैक्स जमा कराया हुआ था, वहाँ पे भी वो बिज़नेस शो, वो ट्रांज़ैक्शन शो की हुई थी कि इस साल में मेरा इतना कारोबार हुआ। या लोग जब मुझसे हकीका के लिए पैसे, ये बकरा खरीदते हैं, तो वो भी कैश पे मुझसे लेते हैं। तो हमारा इस सेक्टर में, ये जो माल मवेशी बेचने का जो सेक्टर है हमारा, लाइवस्टॉक का जो सेक्टर है, वहाँ पर हम ये चीज़ कार्ड मशीन्स नहीं होती। तो जब ये सारी एक्सप्लेनेशन दी गई, तो वो एक्सेप्ट हुई और वीज़ा अपील जो थी वो अप्रूव हो गई। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे वो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज को प्रूफ देने के लिए। एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है, वो उसको सपोर्ट करता है। तो बिजनेस में लेटर हेड्स दिए गए थे, लेटर हेड उस कंपनी का, बिजनेस कार्ड दिया गया था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जो उनकी रजिस्ट्रेशन थी वो दी गई, टैक्स पेपर थे, एनटीएन नंबर और टैक्स रिटर्न जो डॉक्यूमेंट्स थे वो दिए गए, बैंक स्टेटमेंट दिए गए। इवन के बैंक स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन बड़ी-बड़ी आती रही और निकलती रही, उनको एक्सप्लेन किया गया। और उसके बाद प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिए गए, फैमिली के डॉक्यूमेंट्स दिए गए कि वो बंदा शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके साथ लगाए गए। इसी तरह जो सब्जी वाला इंसान है जिसके पास कोई किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो बकौल उसके कि वो रोजाना की 50,000 रुपए की सेल करता है। वो अगले दिन मंडी में जाता है, वहां से 35-40 हजार रुपए का सामान खरीदता है और अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपया वो कमा लेता है। 40, 45 या 48 हजार, जो भी वो शॉपिंग करता है, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है मेरे पास, कि और उसके बाद कुछ मुनाफे के साथ वो, उसकी जो एवरेज थी वो 50,000 रुपया डेली का वो सेल करता है। तो उनके साथ जो काम स्टार्ट किया गया वो ये है कि सबसे पहले आप ये करें कि रोजाना की रोजाना बुनियाद पर आप लिखना शुरू करें कि कितने का माल खरीदा और कितने का बेचा, कितना मुनाफा हुआ। हफ्ते में 3-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, लेकिन हफ्ते में एक दफा जरूर
15 से 20-25 हज़ार रुपया बैंक में ज़रूर जमा करवाएँ। कुछ दिनों के बाद उसको निकालें, क्योंकि आप कारोबार करते हैं, आप बैंक में पैसा रख नहीं सकते, आपको चाहिए और कारोबार आपका कैश पे है। इसको आप जब करेंगे 1 महीने के बाद आपके अकाउंट में तकरीबन 1 लाख रुपया आएगा और उसके बदले में आपने पूरा नहीं निकालना, 70-80 हज़ार रुपया आपने निकाला और आप मुनाफ़ा शो कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से जब कुछ महीने चलते जाएँगे तो आप 15-20 हज़ार से इनकम बढ़ाते-बढ़ाते अपनी 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपया वीकली आप जमा करवाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ माह के बाद आपकी ट्रांज़ैक्शन जो है वो 2, 3, 4 लाख के करीब जाना शुरू हो जाती हैं। और जो बंदा रोज़ाना का 50,000 रुपया सेल कर रहा है, 2 दिनों में 1 लाख रुपया और वो अगर 2 दिनों में पूरी की पूरी 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवाता है, तो वो बिज़नेस बहुत बड़ा चलता जाता है। और उसके साथ जो दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे बिज़नेस का, आप अब वो दुकान है, आपकी दुकान का किराया देते हैं, उसकी आपकी कोई रेंट डीड है, वो आप साथ लगाते हैं। आपके बिजली के बिल हैं, वो जाते हैं, वो बिज़नेस को शो करते हैं। आपका बिज़नेस लेटर हेड है, आपका बिज़नेस कार्ड्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ज़रूर रजिस्टर करें। आपके टैक्स जमा करवाना शुरू आप एक अकाउंटेंट को हायर करें और टैक्स देना शुरू करें। आप टैक्स के पेपर बनाना शुरू करें। ये सारी चीज़ें आपको वीज़ा के लिए बहुत सपोर्टिव होती हैं। इसी तरह से आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती जाती है। आगे चलते हुए हम अगर देखें कि आप एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें, कि वही शख्स जो प्लम्बर है, क्या आपके पास कोई डिप्लोमा है? हमारे पास एक ऐसा शख्स आता है जिसने टेक्निकल कॉलेज से कोई डिप्लोमा हासिल किया हुआ है, तो वो चीज़ आपको सपोर्ट करती है कि आपने ये प्लम्बर का या इलेक्ट्रिशियन का या दर्जी का या लकड़ी का काम है या कोई और किसी किस्म का भी जो भी आपका काम है, आपने उसकी कुछ एजुकेशन ली हुई है और उसके बाद आप 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपका एक एक्सपीरियंस बनता जाता है। वो आप डॉक्यूमेंट साथ लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप किस तरह से जॉब ढूँढ सकते हैं दूसरे दूसरे कंट्री में। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि अपने टिकटॉक पर, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर आप अपना अकाउंट बनाएँ अपने वर्क से रिलेटेड और वहाँ पर अपना वर्क शो करें। आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसकी वीडियो बनाएँ और फेसबुक पे लगाएँ। आपके अगर प्लम्बर हैं तो एक वेबसाइट बनाएँ। मैं यूरोप में बताऊँ कि आप बहुत ज़्यादा लो जो होते हैं ना सेल्फ एम्प्लॉयड, ये जो हैंडीमैन है, इनके पास अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ताकि गूगल पे अगर कोई सर्च करेगा तो उनकी डिटेल सामने आती है। या ट्विटर पे जाते हैं या लिंक्डइन पे भी है या आपका जो टिकटॉक है, वहाँ पे वीडियोज़ बनाएँ अपने काम से रिलेटेड। आप मिस्त्री हैं, आप घर बना रहे हैं और आप उसकी वीडियो बना के लगाएँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे अपना एक्सपीरियंस शो करना शुरू कर देते हैं। कुछ माह के बाद आप डिजिटली एस्टेब्लिश हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप किसी यूरोपियन कंपनीज में अपना सीवी बनाकर अपना काम शो करके आप उनको भेजते हैं, तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके। और अगर इस तरह से आपको कोई जॉब मिल जाती है, तो फिर वीज़ा के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। आप एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर ले लें कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर वाले लोग हैं, आईटी के लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनकी डिग्री 4 से 5 से 6 साल जो भी डिग्री इनकी होती है, उनके उसके साथ उनका एक्सपीरियंस होता है और फिर ये बाहर की कंपनियों में जॉब अप्लाई करते हैं तो इनको वर्क परमिट मिलता है। क्रिटिकल स्किल बेस पे इनको जॉब मिलती है। कैसे मिलती है? कि ये अपनी एजुकेशन शो करते हैं, ये अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं और जॉब ढूँढते हैं, जॉब खुद अप्लाई करते हैं। आप भी ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जब आप अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं, जब आप अपना डिजिटल प्रेजेंस बना लेते हैं, तो आप खुद किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस करंट सिनेरियो करंट जो टाइम गुजर रहा है, यहाँ पर यूरोप में या आप अगर पूरी दुनिया में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ना स्टाफ की शॉर्टेज है। आप एयर हमारे यहाँ पे यूरोपियन एयरपोर्ट्स के ऊपर रश पड़ा हुआ है, स्टाफ नहीं है। होटल्स में जाते हैं तो स्टाफ नहीं है। रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो स्टाफ नहीं है। किसी छोटे दुकान पे जाएँगे तो स्टाफ का मसला है। हर जगह पे स्टाफ का मसला है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हर कंट्री में अवेलेबल है। आपने सर्च करनी है और खुद सर्च करें। हमारा मकसद भी यही है वीडियोज़ बनाने का कि आप खुद सर्च करें।
मेरी कोशिश होती है कि 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियोज़ ना हो। आज गालबन 15 मिनट के करीब जा चुके हैं, क्योंकि थोड़ी-सी ज़्यादा डिटेल देनी थी आज। और 2 चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से आप वीज़ा, अगर विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप वर्क परमिट ढूँढ रहे हैं, तो आप किस तरह से ढूँढ सकते हैं। इससे मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे काइंडली अपनी डिटेल भेजिएगा, अपना नाम, आप किस शहर से हैं और आपका सवाल क्या होता है। जो लोग हमें सवाल भेजते हैं उनको जवाब ज़रूर मिलता है, और जो सिर्फ हेलो हाय कर देते हैं, अब हमारे पास चूँकि उनका कोई सवाल नहीं होता, तो हम कोई जवाब दे नहीं पाते। तो आपका इससे रिलेटेड, अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड, अपने काम से, अपने कारोबार से, आपकी दिन-दिहाड़ी जो भी दिहाड़ी लगाते हैं, उससे मुतालिक कोई भी सवाल हो, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। शुक्रिया।